नमस्कार प्रिय बंधुओं, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग फ्रॉम होम में। तो जैसा कि इस वक्त हमारा चल रहा है मुग़ल काल, और मुग़ल काल के प्रमुख शासकों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। लमसम 4-5 शासकों के बारे में अध्ययन किया। सबसे पहले तो अपने बाबर आए, बाबर के बारे में हमने पढ़ा। फिर हुमायूं आए, हुमायूं के भी बारे में पढ़ा। फिर अपने अकबर आए, जिनकी की इतिहास में एक अलग से ही छवि बनी है, उनके भी बारे में अध्ययन किया। फिर अकबर के पुत्र भैया जहांगीर आते हैं और जहांगीर के भी बारे में अध्ययन किया। अब बात करते हैं आज जहांगीर के पुत्र शाहजहां के बारे में, जिसके ज़माने में प्रेम प्रसंग रूपी दरिया बहा करती थी भैया। ये अपने इन्हीं कारणों से जाना जाता है और परिणाम स्वरूप इन्होंने ताजमहल बनाकर यह प्रूव कर दिया कि मोहब्बतें कभी मरा नहीं करती। तो ताजमहल को बनाकर इन्होंने यह प्रूव ही कर दिया। तो आइए, वो तो बातों की बातें हैं, आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले देखेंगे भैया शाहजहां का शासनकाल। तो शाहजहां का शासनकाल होता है 1628 से 1658 ईस्वी तक। लमसम महज 30 वर्ष तक हुआ करता है इनका शासनकाल। 1628 से 1658 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ करता है, जिसमें से इन्होंने 20 वर्ष तक तो अपने ताजमहल को बनवाने में ही व्यतीत किया। हालांकि ये ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने ताजमहल बनाने में ही सारा टाइम वेस्ट किया। अपने अभियान को भी जारी रखा, अपने साम्राज्य विस्तार को भी जारी रखा ताजमहल को बनाने के साथ साथ। तो ताजमहल इन्होंने 1632 से 52 तक बनाया। अब हम बात करते हैं इनके कुछ बेसिक फैक्ट के बारे में, प्रश्नों के बारे में। तो बात करते हैं भैया। सबसे पहले तो इनका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। तो इनका जन्म तो हालांकि उस वक्त तो ये अपना देश बटा नहीं था, भारत और पाकिस्तान तो एक में ही था ना। तो इनका जन्म भैया हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। और पिता तो हम आप जानते ही हैं, जहांगीर इनके पिता हुआ करते थे। चूँकि इसके पहले जहांगीर का शासनकाल हुआ करता था, जहांगीर भी काफ़ी कुशल शासक रहे। तो और पूछा जाता है भैया माता का नाम। तो इनके माता का नाम जगत गोसाई था। इनके माता का नाम जगत गोसाई था, जो कि एक राजपूत महिला हुआ करती थी, जगत गोसाई। इनके माता का नाम भैया जगत गोसाई था। और कभी कभी नहीं, प्रायः पूछा ही जाता है बचपन का नाम ना। तो बचपन का नाम पूछा जाता है भैया। तो इनके बचपन का नाम खुर्रम था, जो कि जगत गोसाई के पुत्र हुआ करते थे और अपने जहांगीर के भी पुत्र हुआ करते थे। तो बचपन का नाम इनका खुर्रम था। और इनके राज्याभिषेक की बात करें तो इन्होंने 24 फरवरी 1627 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक किया। इन्होंने भैया 24 फरवरी 1627 ईस्वी में इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया। तो ये अपने राज्याभिषेक को कैसे किया भैया, इन्होंने क्या काम किया, शाहजहां के कहने पर, अर्थात इन्होंने, इनका एक मंत्री हुआ करता था आसफ़ खां। आसफ़ खां ने क्या किया, जितने भी इनके खिलाफ युद्ध में मतलब उत्तराधिकार थे, जैसे कि अपने दारा शिकोह थे, तो इन्होंने क्या काम किया भैया, सारे अपने उत्तराधिकारियों की हत्या करवा दी अपने मंत्री आसफ़ खां की मदद से। तो हत्या करवा कर भैया ये 24 फरवरी 1627 ईस्वी को राजगद्दी पर बैठता है। हालांकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है राज्याभिषेक 24 फरवरी 1627 ईस्वी को ये अपने राजगद्दी पर बैठता है। और इनकी पत्नी का नाम भैया, जो कि उनका कहना ही क्या, उन्हीं की यादों में तो ये इतना बड़ा काम कर गए, जो कि छाप छोड़ गए ताजमहल, जो कि आज भैया है 7 अजूबों में इसका एक स्थान है। तो राज्याभिषेक भैया 24 फरवरी 1627 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ करता है। और पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि सबसे ज़्यादा ये प्रेम इसी अर्जुमंद बानो बेगम से ही किया करता था। तो इनको एक उपाधि भी दिया गया था, जो कि मल्लिका ए जमाली थी। इनकी उपाधि क्या थी भैया, मल्लिका ए जमाली। मल्लिका ए जमाली इनकी उपाधि हुआ करती थी। हमको याद रखना है कि ताजमहल को कौन सी उपाधि दिया गया था, मल्लिका ए जमानी। तो पत्नी भैया ताजमहल ही थी, इनका नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जो कि ताजमहल के रूप मुमताज़ महल के नाम से जानी जाती थी। इनका पूरा नाम पूछ लिया जाता है कि मुमताज़ महल अर्थात ताजमहल का पूरा नाम क्या था। तो ये इनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। और इनका वास्तविक नाम था भैया मुमताज़ महल, और वास्तविक नहीं, इन्हें हम मुमताज़ महल के नाम से जानते हैं। तो पत्नी भैया अर्जुमंद बानो बेगम, और इन्हें उपाधि क्या दी गई थी, मल्लिका ए जमानी। मल्लिका ए जमानी इन्हें उपाधि भी दी गई थी। तो आइए हम बात करते हैं कि
इनके पुत्र और पुत्रियों के बारे में, इनके पुत्र और पुत्रियों के बारे में बात करते हैं भैया। तो सबसे ये चाहता था, शाहजहाँ चाहता था कि हमारे मृत्यु के पश्चात हमारा पुत्र दारा शिकोह ही शासन व्यवस्था को संभाले, लेकिन ऐसा हो ना सका। शाहजहाँ ने ऐसा करने ना दिया। तो इन्होंने क्या काम किया, शाहजहाँ ने दारा शिकोह की 1666 ईस्वी में हत्या कर देता है। 1659 ईस्वी में हत्या करके स्वयं राजगद्दी पर बैठता है। तो स्वयं शासन व्यवस्था को संभालता है राजगद्दी पर। तो ये 1628 ईस्वी में ही बैठ जाता है। तो क्या हुआ कि दारा शिकोह की हत्या करता है। ये अपना शाहजहाँ चूँकि शाहजहाँ नहीं करता यार, इनका पुत्र एक हुआ करता था, औरंगजेब हत्या करता है। तो क्या हुआ कि दारा शिकोह की एक बहन थी जहाँ आरा, जो कि दारा शिकोह की तरफ से थी। ये दारा शिकोह का समर्थन करती थी। और अब बात करते हैं औरंगजेब भैया, औरंगजेब की भी बहन थी। हालांकि ये सभी जो थे ये ताजमहल अर्थात मुमताज़ महल अर्थात अर्जुमंद बानो बेगम के ही पुत्र तथा पुत्रियाँ हुआ करते थे जितने भी हैं। तो कहा भी जाता है कि उनकी जब मृत्यु होती है उस समय भी प्रसव पीड़ा के दौरान उनकी मृत्यु होती है। तो इनके कई पुत्र तथा पुत्रियाँ हुआ करते थे। तो दारा शिकोह की तरफ से समर्थन कौन कर रही थी, जहाँ आरा। ये दारा शिकोह भैया काफ़ी अनुभवी व्यक्ति था। और औरंगजेब की तरफ से समर्थन कर रही थी रोमन आरा, जो कि बाद में अगला शासक बनता है अपना। फिर बात करते हैं मुराद बख्श एक थे भैया, इनका समर्थन किया था गोहन आरा इनका समर्थन किया था। लेकिन एक भैया ऐसे थे शाह शुजा जिनका कोई समर्थन नहीं किया। अब ये तो इतने थे इनके पुत्र तथा पुत्रियों के बारे में, जो कि पूछा जाता है कि दारा शिकोह का कौन समर्थन किया। तो दारा शिकोह का जहाँ आरा ने समर्थन किया, और औरंगजेब का समर्थन रोमन आरा ने किया, मुराद बख्श का समर्थन गोहन आरा ने किया, और शाह शुजा का तो कोई समर्थक ही नहीं रहा। अब इसके बाद हम बातें करते हैं कि इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में बातें करते हैं कि इसने अपने प्रारंभिक जीवन में क्या क्या किया, कैसे संघर्ष करके ये प्रशासनिक कार्यों को संभाला। तो क्या हुआ कि राजा बनने से पहले इन्होंने अहमदनगर तथा मेवाड़ को जीता। भैया ये जो है राजा बनने से पहले ही अहमदनगर तथा मेवाड़ को जीता। राजा बनने से पहले का तात्पर्य यह है भैया कि क्या हुआ कि इनके पिता जहांगीर के शासनकाल में ही इन्होंने ये काम कर डाला था, जिससे कि खुश होकर जहांगीर ने इसे शाहजहाँ की उपाधि दी थी। तो यहीं से इन्होंने क्या हुआ कि खुर्रम के नाम से ना जानकर इन्हें हम शाहजहाँ के नाम से जानने लगे। तो इन्होंने क्या काम किया, राजा बनने से पहले इन्होंने अहमदनगर तथा मेवाड़ को जीता, जो कि जहांगीर के शासनकाल में, अपने पिता के शासनकाल में ही ऐसा काम किया। तो क्या हुआ, अब आगे चलता गया, सब कुछ चलता गया। तो इनके खिलाफ़ कुछ उत्तराधिकारी, इनके भाई थे जो कि उत्तराधिकारी थे। उत्तराधिकार का तो युद्ध होगा ही। तो इन्होंने क्या काम किया, युद्ध से बचने के लिए शाहजहाँ ने क्या काम किया, अपने मंत्री आसफ़ खां को कहा कि जितने भी हमारे खिलाफ़ उत्तराधिकारी हैं तुम उनकी हत्या करवा दो। तो उन्होंने क्या किया कि ये आसफ़ खां जो था, जितने भी उत्तराधिकारी थे सभी की हत्या कर देता है, और अपना फिर ये शाहजहाँ गद्दी पर बैठ जाता है 24 फरवरी 1627 ईस्वी में, जैसा कि दिखाई दे रहा है। शाहजहाँ के कहने पर आसफ़ खां ने सभी उत्तराधिकारियों की हत्या करवाकर 24 फरवरी 1627 ईस्वी में शाहजहाँ गद्दी पर बैठता है ना। तो फिर से एक बार देख लीजिए, शाहजहाँ के कहने पर भैया आसफ़ खां ने सभी उत्तराधिकारियों की हत्या करवा देता है। परिणाम स्वरूप 24 फरवरी 1627 ईस्वी को भैया शाहजहाँ राजगद्दी पर बैठता है। तो ये थी इसकी टर्निंग पॉइंट, जिससे कि शासक बना। और फिर बात करते हैं ये इनके कितने उत्तराधिकारी थे जिनकी हत्या ये करवाता है। तो शाहजहाँ के उत्तराधिकार युद्ध भी हुआ करते थे। सबसे पहला मुग़ल इतिहास का प्रथम अगर ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कि पूछा जाता है मुग़ल इतिहास का प्रथम उत्तराधिकार किसके शासनकाल में हुआ। प्रथम उत्तराधिकार का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ भैया मुग़ल इतिहास में, तो वो अपने थे खुर्रम खां, अर्थात हमारे कहने का मतलब शाहजहाँ। वो शाहजहाँ हुआ करते थे जिनके शासनकाल में प्रथम उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, जो कि शहरयार और खुर्रम के बीच हुआ था। ये शहरयार शाह शुजा को हम शहरयार भी कहते हैं। तो ये मुग़ल इतिहास का प्रथम युद्ध शहरयार और शाहजहाँ अर्थात खुर्रम के बीच हुआ था। हमको याद रखना है कि मुग़ल
मुगल इतिहास का प्रथम उत्तराधिकार इन्हीं के बीच हुआ था और इनके अर्थात शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। अब बात करते हैं धर्मगढ़ का युद्ध 15 अप्रैल 1658 जो कि फेमस है धर्मगढ़ का युद्ध। धर्मगढ़ का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को हुआ भैया। धर्मगढ़ का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ, जो कि औरंगजेब जो है दारा शिकोह और औरंगजेब भी इनके पुत्र हुआ करते थे शाहजहाँ के। तो इन्होंने क्या काम किया, सारे उत्तराधिकार आपस में लड़ते गए और परिणाम स्वरूप बाद में बनता है अपना औरंगजेब शासक। तो अपना औरंगजेब बाद में शासक बनता है। तो फिर बात करते हैं, इसमें जो है दारा शिकोह की पराजय होती है और औरंगजेब विजयी रहा। फिर बात करते हैं सामूगढ़ का युद्ध, जो कि मई 1658 ईस्वी को हुआ। मई 1658 ईस्वी को सामूगढ़ का युद्ध हुआ भैया। और फिर उसके बाद वहाँ से आते हैं देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध में क्या हुआ कि ये मार्च 1659 के बाद 1659 ईस्वी को चलकर यहाँ आए और देवराई का युद्ध भैया मार्च 1658 ईस्वी को हुआ, जिसमें औरंगजेब और दारा शिकोह हुआ करते थे। इसमें भी औरंगजेब विजयी रहा, हालांकि औरंगजेब भी काफ़ी शक्तिशाली शासक हुआ करता था। फिर क्या हुआ कि इस देवराई के युद्ध के बाद ने औरंगजेब क्या करता है, दारा शिकोह की हत्या कर देता है। दारा शिकोह की 1659 ईस्वी में हत्या कर देता है तथा अपने पिता शाहजहाँ को कैद कर लेता है। अब यहाँ से ये शाहजहाँ को कैद कर लेता है, जो कि 1658 से 66 ईस्वी तक कैद करके रखा। ये लमसम 8 वर्ष तक कैद करके रखे इनको, शाहजहाँ को, अपने पिता को। ये औरंगजेब ने 8 साल तक कैद करके रखा और दारा शिकोह की हत्या यहाँ पर कर दी, चूँकि ये शाहजहाँ भैया अपना चाहता था कि हमारे मरने के पश्चात दारा शिकोह ही शासक बने। तो ये तो इसके प्रारंभ इनके कुछ इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब बात करते हैं इनके प्रारंभिक विद्रोह के बारे में। इनके प्रारंभिक विद्रोह के बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो बुंदेलों का एक युद्ध हुआ था इनके साथ, जिन्हें कहते हैं बुंदेलखंड का विद्रोह। ये एक बुंदेल राजा हुआ करते थे झुंझारू सिंह तथा शाहजहाँ के बीच 1628 से 1635 वर्ष तक 1628 से 1635 तक हुआ था बुंदेलखंड का विद्रोह, जो कि एक शासक हुआ करते थे झुंझारू सिंह। जो कि पूछा जाता है बुंदेलों का विद्रोह किसके बीच हुआ था, तो शाहजहाँ और झुंझारू सिंह के बीच। अब हम यहाँ से चले आते हैं तो आप बात करते हैं आगे खानजहाँ का विद्रोह। खानजहाँ का विद्रोह एक व्यक्ति था भैया खानजहाँ, जिन्होंने शाहजहाँ के खिलाफ विद्रोह किया, ये भी पूछा जाता है। तो इसके बाद खानजहाँ का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को भी शाहजहाँ दबाने में कामयाब रहा। परिणाम स्वरूप फिर आता है अपना 1632 ईस्वी में हुगली, एक भैया कोलकाता में हुगली नामक स्थान पर ये अपने पुर्तगालियों का कब्जा हुआ करता था। तो इन्होंने क्या काम किया, पुर्तगालियों को इस हुगली नामक स्थान से भगा दिया, यहाँ से हुगली को स्वतंत्र कर दिया और हुगली पर अपना शासन स्थापित कर लिया। मतलब हुगली को क्या किया, इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया भैया। 1632 ईस्वी में हुगली को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और पुर्तगालियों को भगाया वहाँ से। तो अब बात करते हैं भैया, इतनी सी बातें अगर समझ में आई हो तो आइए बात करते हैं हम अपने अगले फैक्ट के बारे में। तो ये दक्षिण भारत का अभियान भी करता है भैया। जितने शासक हुआ करते थे ये मध्य भारत में या उत्तर भारत में अपने शासन व्यवस्था को संभाला करते थे। हालांकि दक्षिण भारत में उतने ध्यान नहीं दिया करते थे, लेकिन कुछ शासक ऐसे आए जो कि दक्षिण भारत पर भी ध्यान देकर उस पर भी अधिकार करना चाहे। तो आइए देखते हैं। तो 1636 ईस्वी तक इन्होंने अहमदनगर पर पूर्णतः अधिकार कर लिया। पहले जो कि ये मुग़ल वंशों का शासक नहीं हुआ मुग़ल वंशों का शासन दक्षिण भारत तक तो इनका शासन का विस्तार नहीं था। लेकिन अपने शाहजहाँ ने क्या किया कि 1636 ईस्वी में आया और इन्होंने अहमदनगर पर पूर्णतः अधिकार कर लिया। फिर क्या हुआ कि अहमदनगर पर पूर्णतः अधिकार कर लिया तो कुछ दिनों बाद यहाँ आता है गोलकुंडा से संधि कर लेता है, जिसके उपरांत इन्हें
काफ़ी फ़ायदा होता है। तो गोलकुंडा से इन्होंने संधि किया 1636 ईस्वी को, और पूछा जाता है कि गोलकुंडा की संधि कब हुई थी। हमको याद रखना है 1636 ईस्वी को। और पूछा जाता है कि बीजापुर की संधि कब हुई थी। तो बीजापुर की संधि हुई थी भैया, ये भी 1636 ईस्वी में। ये दो संधि ऐसी थी जो कि 1636 ईस्वी में ही हुई थी, एक गोलकुंडा तथा एक बीजापुर। अब आप आगे बात करते हैं कि इन्होंने कांधार को कैसे विजित किया, कांधार को कैसे इन्होंने अपने हाथ से गंवाया। तो बात करते हैं कांधार के बारे में। तो क्या हुआ कि कांधार मुगलों एवं ईरानियों के बीच संघर्ष का कारण बना रहा। कांधार मुगलों एवं ईरानियों के बीच संघर्ष का कारण बना रहा, जो कि ईरानियों ने 1622 ईस्वी में जीत लिया था। भैया एक स्थान हुआ करता था भैया कांधार जो कि ये ईरानियों के कब्जे में हुआ था, जो कि 1622 ईस्वी में ईरानियों ने जीता था मुगलों के हाथ से। मुगलों के हाथ से ईरानियों ने क्या किया, कांधार को जीत लिया 1622 ईस्वी में। तो परिणाम स्वरूप अपना शाहजहाँ आता है, देखता है यह सब, और शाहजहाँ कोशिश करता है। एक बार 1628 ईस्वी में शाहजहाँ क्या काम किया कि ये अपने कांधार पर आक्रमण करके उस पर पुनः अधिकार कर लिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर ये ईरानी लोग फिर से आक्रमण करके उस पर, वो लोग पुनः उस पर सत्ता स्थापित कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जो है सन 1628 ईस्वी में शाहजहाँ इसे जीत लिया। अब शाहजहाँ भैया आता है, ये सब देखता है, सारी कारतूतों को देखता है, और 1628 ईस्वी में ये कांधार पर आक्रमण कर देता है, और आक्रमण करके ये सफल भी रहा और जीत भी लिया। तो सन 1628 ईस्वी में शाहजहाँ ने इसे जीत लिया। लेकिन परंतु 1648 ईस्वी में ईरानियों ने इसे पुनः जीत लिया, तथा यहाँ से कांधार मुगलों के हाथ से हमेशा के लिए निकल गया। तो बातें क्या हुई 1628 ईस्वी में, तो शाहजहाँ ने कैसे भी कोशिश किया और एक बार अपनी सत्ता स्थापित किया, एक बार इसे जीता। फिर लेकिन क्या हुआ कि 1648 ईस्वी में ईरानियों ने आया और आकर इस तरह से जीता कि ये कांधार मुगलों के हाथ अब कभी नहीं आया, अर्थात हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया कांधार। तो यहाँ से इस प्रकार हुई कांधार की विजय। वो कांधार से गंवाए अपने मुगल शासक शाहजहाँ ने ईरानियों के हाथ दे दिए, और हमेशा के लिए ये बिछड़ गया। तो यहाँ से हमारे भैया शासनकाल समाप्त हो, शाहजहाँ की एक वीडियो समाप्त होती है। अब इसके बाद में हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो शाहजहाँ के प्रशासनिक कार्य एवं कला संबंधित होंगे। तो हम सारी बातों को अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भैया। तो राधे राधे, बात करते हैं अगले वीडियो में।